हेलो बच्चों, चलिए आज इस लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे बेस्ड ऑन जो हमने इससे पिछले लेक्चर्स में सीखा था। पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या सीखा था? रिंग के वजह से उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था, उसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था, और सेमी रिंग की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था। ठीक है ना? तो अब सिर्फ थ्योरी से तो काम चलेगा नहीं। आपको अगर जे एडवांस्ड में क्वेश्चन बना के आने, जे मेंस में क्वेश्चन बना के आने, या नीट में क्वेश्चंस बना के आने हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना आना चाहिए, प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करना है। और एक बात का ध्यान रहे, सिर्फ फॉर्मूले पढ़ लेने से आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा जो आपको सोचना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ उसमें 12th में 11th का कुछ मिक्स करके दे देते हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर आपने थ्योरी में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, या ऐसे बोलो कि सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं और क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तब भी ये मान के चलिए कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है वो वेस्टेज है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है ना? तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ, और हम धीरे धीरे क्वेश्चंस को डेवलप करेंगे। मतलब हम बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे उन क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि आपने पिछले लेक्चर में सीखा था क्या कि सेमी रिंग की वजह से आपने सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था। ठीक है ना? अब मैं सेमी रिंग के बजाय अगर आपको सिर्फ क्वार्टर रिंग दे दूं लाइक दिस, और मैंने इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा दे दिया और उसकी रेडियस कितनी दे दी, आर। सो यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। ठीक है? तो ठीक वैसे ही अप्रोच करेंगे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था अप्रोच सेमी रिंग को। उसमें हमने क्या किया था कि एक थीटा एंगल पर हम एक डी थीटा नाम का एलिमेंट मान लेंगे। ठीक है? और उसकी लेंथ कितनी होगी उस एलिमेंट की, तो मुझे पता है इट विल बी आर डी थीटा, रेडियस इंटू आर्क। और उस एलिमेंट की वजह से अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज मान लूं तो उस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस तरफ आएगा। ठीक है? और उसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक EX और लेट से इसको मैं नाम दे देती हूँ EY। कंपोनेंट्स क्यों करने की जरूरत पड़ रही है, मैंने सिखाया था, क्योंकि अगर मान लो मैं यहां एलिमेंट लूंगी तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी और डायरेक्शन में आएगा, लाइक दिस, है ना? कुछ इस तरीके से आएगा, लाइक दिस, इस डायरेक्शन में। मैंने बहुत हल्के पेन से बनाया है। तो जब अलग अलग डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे तो हम उनको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बट मैं ऐसा कह सकती हूँ कि किसी भी डायरेक्शन में आए पर वो आएगा तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में ही। मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर ओरिजिन मान लूँ तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हर एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसका एक कंपोनेंट किया जा सकता है EX और एक कंपोनेंट किया जा सकता है EY। इसलिए हमें कंपोनेंट करने की जरूरत पड़ी। ध्यान रहे बच्चों कि आप कोई भी स्टेप ले रहे हो या आपका टीचर आपको कोई भी स्टेप सिखा रहा हो तो आपको क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि व्हाई वी आर डूइंग द कंपोनेंट्स। ठीक है? चलिए, व्हाई वी आर डूइंग द फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सवाल में हमसे यही पूछा है। अब हमको कंपोनेंट्स करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर हम कंपोनेंट्स नहीं करेंगे तो हम सीधा E को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है? चलिए, अब ये जो कंपोनेंट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है ये DE निकला है, क्योंकि एक बहुत छोटे से एलिमेंट की वजह से निकाला है, तो उसके कंपोनेंट भी क्या होंगे, छोटे छोटे। तो DEX लिखो, DEY लिखो। अब पिछले सवाल में जहां हमने, पिछले सवाल मतलब बोलो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि पूरे रिंग की वजह से हमारे ये X कंपोनेंट कैंसिल हो जा रहे थे, लेकिन यहां तो आधी रिंग है, मतलब क्वार्टर रिंग है ना? ये क्वार्टर रिंग बोलते हैं इसे हम। तो अगर ये सेमी रिंग होती इस तरह से तो ये EX और वो EX कट जाता और सिर्फ EY कंपोनेंट आया था, जैसा कि लास्ट लेक्चर में सिखाया है। अगर नहीं पता तो आप लास्ट लेक्चर को एक बार देख लीजिए। ठीक है? तो अब क्वार्टर रिंग है तो ना EX कैंसिल आउट होगा ना EY कैंसिल आउट होगा, तो आपको दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक, अब लिखते हैं DEX। सो DEX लिखेंगे तो वी नो दैट कि DE का कौन सा कंपोनेंट है, ये cos थीटा। ठीक है? और DEY लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, DE sin थीटा। सो अगर मुझे EX निकालना है, मतलब कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग X डायरेक्शन, सो आई हैव टू इंटीग्रेट DE cos थीटा। ठीक है? और DE की वैल्यू क्या होगी, तो K DQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इस एलिमेंट की वजह से DQ चार्ज आएगा इस पे, लेट्स से इस पे चार्ज कितना है, DQ चार्ज है, तो K DQ और दूरी कितनी हो गई, R स्क्वायर। तो K DQ बाय R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा।
ठीक है। अब डी को पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे, सो इट विल बी लैम्डा इनटू लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट, सिखाया है। लैम्डा के साथ डीएल आएगा, सिग्मा के साथ डीए आएगा, लैम्डा के साथ लेंथ आएगी और सिग्मा के साथ एरिया आएगा और रो के साथ वॉल्यूम आएगा, ठीक है। सो लैम्डा इंटू डीएल, एंड डीएल की वैल्यू कितनी है, आर डी थीटा, ये लेंथ छोटी सी लेंथ हो गई ना। सो नाउ विल पुट दैट, सो इट विल बी के लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब लिमिट कहां से कहां जाएगी, तो आप देखो यहां से एलिमेंट स्टार्ट करोगे लेना, है ना, तो थीटा उस पर क्या होगा, जीरो, ये ऐसे जो खांचा है ये जीरो पे आ जाएगा। से लेकर आप घुमाओगे और सारे एलिमेंट्स को कवर करने के लिए आपको 90 डिग्री तक जाना पड़ेगा। सो इट विल बी 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां से आर आर कैंसिल, सो इट विल बी के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। और लिमिट पुट करेंगे हम 0 डिग्री से 90 डिग्री, सो इट विल बी के लैम्डा बाय आर। तो इस तरीके से हमारा ये जो कंपोनेंट आ गया, ये कंपोनेंट हमारा आ गया के लैम्डा बाय आर के बराबर, ठीक है। सेम उसी तरीके से हम साइन थीटा को इंटीग्रेट कर लेंगे। तो जब साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, देखते हैं अपन साइन थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। तो साइन थीटा में ये चीज साइन थीटा आएगी, ठीक है, ये भी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद के डी क्यू को फिर से लिखा जाएगा लैम्डा आर डी थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है। और फिर से जो लिमिट जाएगी वो 0 से 90 डिग्री। तो यहां से के लैम्डा बाय आर हम बाहर निकाल लेंगे, के लैम्डा बाय आर, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। अब लिमिट पुट करेंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता है कि इट विल बी, क्योंकि माइनस साइन है तो पहले कॉस 0 लिख लेते हैं, फिर कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, सो इट विल बी के लैम्डा बाय आर, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि ये वाला कंपोनेंट भी इंटीग्रेट होके कितना बनेगा, के लैम्डा बाय आर, लाइक दिस। तो आपको क्या याद रखना है कि मान लो ये क्वार्टर रिंग है, सो लेट्स से क्वार्टर रिंग है, ठीक है। तो इसकी वजह से एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, दोनों बराबर होंगे, के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर। अगर मैं नेट बोलूं तो इट विल बी रूट टू के लैम्डा बाय आर। अगर कोई रिंग को ऐसे बना दे लाइक दिस, तो आपको कैसे बनाना डायरेक्शन, फिर के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर, और यहां पर आ जाएगा √2 के लैम्डा बाय आर। So this is how we calculate the electric field at center due to quarter ring, ठीक है। अगर मान लो नेगेटिवली चार्ज होता तो ठीक इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में बना देती, डायगोनली ऑपोजिट, ठीक है ना। अब की बार अट्रैक्टिव होता ना नेचर। तो इस तरीके से वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्वार्टर रिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और याद रखें कि ये आप इसको क्वेश्चन कम थ्योरी वाला पार्ट भी ले सकते हो, आप चाहें तो क्वार्टर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड याद भी रख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब उसके बाद एक और बहुत भन्नाट और फेमस और यू कैन से कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जो स्टैंडर्ड क्लास नोट्स क्वेश्चन होता है अच्छे बैचेस में, उसको लेते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या है, देखो मान लो एक रिंग है, ठीक है, उस पर हमने क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया है, प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और उसके सेंटर पे हमने एक माइनस क्यू को रख दिया। अब मैंने बोला कि अगर मैं इसके सेंटर से इस माइनस क्यू को थोड़ा सा ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर दूं और ये मान के चलूं कि जो ग्रेविटी है वो एब्सेंट है, नेगलेक्ट ग्रेविटी, ठीक है। और इसका मास, इस क्यू वाले का मास मैंने ले लिया स्मॉल m, और ये रिंग जो है ये फिक्स्ड है। सो अगर मैं माइनस क्यू को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करके छोड़ दूं, है ना। सो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इफ माइनस क्यू इज डिस्प्लेस स्लाइटली एंड रिलीज्ड, अलोंग y एक्सिस, ठीक है। ये भी मेंशन करना बहुत जरूरी है कि ये मान लो तुम्हारी y एक्सिस है, y axis, so it is displaced slightly along y axis and released,
ये क्वेश्चन में दिया है। तो अब देखो फिर से मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलूंगी कि 12th क्लास में थोड़ा यूज 11th क्लास का आता रहेगा, उससे घबराना नहीं है। आपको एक बेसिक 11th का आना चाहिए, जैसे आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला आना चाहिए SHM में 2π√m/k, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि F = kx होता है फॉर्मूला, जिसमें x का कोएफिशिएंट k की तरह बिहेव करता है। तो इस तरह की बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यहां अपन इस क्वेश्चन को बिल्कुल माइन्यूट डिटेल से समझते हैं। ये सेंटर से अपन ने -q को जैसे ही ऊपर शिफ्ट किया, ठीक है ना, अभी उस -q पे फोर्स क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि अगर एक +q, ठीक है, +q डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैंने आपको इससे पिछले वाले लेक्चर्स में सिखाया था कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग की वजह से उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अब आप उस पर चार्ज रख दो तो उस पर नेट फोर्स भी क्या रहेगा, 0। लेकिन जैसे ही आप इस -q को इधर या इस बोर्ड के अंदर ले जाओगे, उस तरीके से मूव कराओगे, तो इस -q पे फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा फोर्स? आप खुद देखो कि मान लो ये रिंग थी, है ना, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे की बजाय ऐसे बना दिया, और इस -q को आप ऐसे ले जाओगे, और ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, तब उसको इधर अट्रैक्ट करेगी ना, उसको वापस बुलाएगी। जैसे ही -q को आप ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करोगे, तो उस -q पे नीचे की तरफ फोर्स लगने लग जाएंगे इस तरह से। तो उनका रिजल्टेंट किधर आएगा, वापस सेंटर की तरफ आएगा, ठीक है। अब वो ऊपर आपने जबरदस्ती उसको खींच के यहां लगा दिया, लेकिन रिंग उसको वापस खींच के सेंटर पे लेके आएगी। तो जैसे आपने -q को यहां से छोड़ा, रिंग ने फोर्स नीचे की तरफ लगाया, तो ये सेंटर तक पहुंचते पहुंचते बेटा वेलोसिटी गेन कर लेगा यहां तक आते आते, फिर ये यहां रुकेगा ही नहीं। भले यहां पर फोर्स 0 हो गया, लेकिन वेलोसिटी तो मैक्सिमम हो गई ना, क्योंकि आपने यहां तो आपने पकड़ के उसको ऊपर ले गए, ठीक है, फिर आपने तो छोड़ दिया उसको, एंड रिलीज्ड बोला है ना, डिस्प्लेस्ड अलोंग y एक्सिस एंड रिलीज्ड, ठीक है। तो आपने तो छोड़ दिया, तो फिर रिंग ने फोर्स लगाया F। अब बॉडी का मोशन भी नीचे और फोर्स भी नीचे, तो बॉडी की वेलोसिटी अटेन हो जाएगी। तो जैसे ही खिंचता हुआ नीचे जाएगा, तो सेंटर पे वेलोसिटी गेन कर चुका है, तो वहां रुक ही नहीं पाएगा, वेलोसिटी आ गई उसके पास बहुत सारी एनर्जी आ गई, तो वो क्या करेगा, नीचे जाएगा, वो नीचे जाएगा। तो अब क्या होगा, ये रिंग जो है, ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज थी, है ना, पहले तो उसको बुला लिया, अब वो आते आते नीचे चला गया, तो उसको ऊपर खींचने लग गया। क्यों? क्योंकि फिर से वो नेगेटिव चार्ज है, तो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ऊपर फोर्स लगने लगेगा। मतलब पहले तो क्या हुआ, ऐसे खींच के उसको उधर सेंटर की तरफ लेके गए, और फिर जैसे वो पार करा सेंटर को, तो पीछे से खींचने लग गए उस तरीके से। तो वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी ऊपर आते आते वापस से क्या हो जाएगी, सॉरी मैं क्या बोल रही हूं कि जैसे वो नीचे जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घट के 0 हो जाएगी, फिर वापस से ऊपर फोर्स की वजह से फिर वापस से वो सेंटर की तरफ जाएगा, लेकिन फिर से फोर्स ऊपर लगा, मोशन ऊपर था, तो वेलोसिटी अटेन कर ली, फिर से वो ऊपर जाएगा, एंड सो ऑन, उसका मोशन चलता रहेगा। इसे ही हम क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको प्रूव करना पड़ेगा पहले कि ये जो मोशन है, ये उसके डिस्प्लेसमेंट, लेट्स से मैं उसको डिस्प्लेसमेंट y बोल देती हूं, तो उस y के प्रोपोर्शनल आना चाहिए, ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट। कहानी मोटे तौर पे, मोटी भाषा में ये है कि ये रिंग थी, ये यहां पर जो पार्टिकल था उसको आपने छोड़ा वेलोसिटी 0 पे, उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, तो यहां पर आते आते उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर जब वो नीचे जा रहा होगा, तो उस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी वापस से 0 हो जाएगी। जैसे ही वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब और ऊपर और नीचे नहीं जाएगा, ऊपर फोर्स की वजह से वापस सेंटर की तरफ भागेगा, फिर वापस से उसकी वेलोसिटी Vmax हो जाएगी, फिर वापस से ऊपर भागने की कोशिश करेगा, पर फोर्स नीचे लगेगा, और फिर यहां के वापस से वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से उसका 1 चक्कर होगा, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, ऐसे चक्कर होते रहेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो लेट्स से मान लेते हैं कि ये दूरी कितनी है y, और ये चार्ज कितना था +q। तो इस -q पे अगर ये +q होता, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आता, बट ये -q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, नीचे, तो फोर्स भी किधर आएगा, नीचे। तो इस फोर्स क्या लगेगा इस पे, q इंटू ई। सो q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रिंग की उस एक्सिस के, रिंग की उसकी एक्सिस पर kqx, लेकिन यहां x क्या कहलाएगा, y। सेंटर की एक्सिस से, सेंटर की उस पॉइंट से दूरी जो x हुआ करती थी हमारे फॉर्मूले में, वो यहां पर क्या है, y। सो kqy डिवाइडेड बाय r² प्लस x, वहां x था क्योंकि हमने वहां ऐसे लिया था x,
यहां हम कैसे ले रहे हैं, ऐसे y ले रहे हैं। सो आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। प्लीज मेंशन दैट कि यहां पर अगर आपको रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना नहीं आता है तो ये लेक्चर आपके लिए वेस्ट है। पहले आपको रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, और उसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आपने बोला है कि इस डिस्प्ले स्लाइटली 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 स्लाइटली, इस स्लाइटली वर्ड ने क्या बोला कि ये y बहुत छोटू है उस रिंग की रेडियस से, तो मतलब y लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन r। तो इस y स्क्वायर जो है ये y स्क्वायर r स्क्वायर के सामने और भी हो गया छोटा, बहुत छोटा, बहुत 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 छोटा, सच दैट कि आप उसको क्या ले लो, 0। सो इट विल बी k q स्मॉल q y डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा r क्यूब। ठीक है, अब आपको दिखा, क्या दिखा कि ये हमारा बिहेव करेगा k की तरह। हाँ, हमने फोर्स इक्वल्स टू kx सीखा है, बट व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग x, यहां डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग y, तो ky। सो अपन को दिख गया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो y का कोएफिशिएंट ही क्या कहलाएगा, k। तो टाइम पीरियड क्या देना पड़ेगा, 2 पाई अंडर रूट m बाय k। मास दिया है उस पार्टिकल का m, तो आप पुट कर देंगे 2 पाई, यहां पर पुट कर देते हैं। सो 2 पाई अंडर रूट m बाय k। अब देखो ये वाला k क्या है, ये वाला k उस पूरे y का कोएफिशिएंट है जिसे हम फोर्स कांस्टेंट ऑफ SHM बोलते हैं। ठीक है, साला गधो, कंफ्यूज मत हो जाना तुम लोग, ठीक है ना, सॉरी, फोर्स कांस्टेंट ऑफ SHM, और इसे बोलते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो कांस्टेंट लगता है, तो ये k अलग है और ये k अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। तो k की वैल्यू, बड़े k की वैल्यू भरनी है यहां पर, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, इसको कंफ्यूज ना हो इससे बेटर अपन क्या लिख देते हैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए, तो अपन को क्या रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ, है ना, डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो अपन इसको सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब डिवाइडेड बाय QQ। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फेमस क्वेश्चन होने वाला है। वो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं कि उसमें सपोज मान लो एक रिंग है जिसकी रेडियस r है और उस पर प्लस q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और इसके सेंटर पे हमने प्लस q रखा हुआ है। सो यू हैव टू फाइंड टेंशन इन द रिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, ये अलग अलग रूप में हमारे सामने आता है, करीब 3 से 4 बार ये सवाल 3 से 4 चैप्टरों में आ जाता है, फाइंड टेंशन इन द रिंग। ठीक है, सबसे पहले तो आता था वहां पर सर्कुलर मोशन में, जहां आप मान लीजिए कि ये मास m की रिंग है, इसको आप घुमा रहे हैं ओमेगा से, तो उस दौरान भी आपसे टेंशन पूछ लेता है। एक ये वाला केस हो गया, है ना। तीसरा केस ये हो गया कि आपको मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में टेंशन पूछ ले रिंग में। तो मैं आपको ये सवाल इसलिए बोल रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं इसका एक नॉर्मल मेथड जो होता है, जो हम बेसिक इंटीग्रेशन से मूव करते हैं, वो मेथड बताऊंगी। फिर मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जो हर उन चारों टाइप के सवाल जो इस पे बन सकते हैं, 5-6 टाइप के सवाल जो इस पे बन सकते हैं, जहां जहां लिखा है फाइंड टेंशन इन द रिंग, आप उस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसके 2-3 मेथड्स देखेंगे हम लोग। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले बेसिक पे जाएंगे हम, विच इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ रहा है समझते हैं। देखो, पहले टेंशन आ क्यों रही है वो समझते हैं। तो अब देखो कि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये ऐसे फोर्स लगाएगा ना, इस तरीके से फोर्स लगाएगा, है ना, मतलब रिपेल करेगा एक तरीके से। तो जैसे मान लो एक थ्रेड ही रखा होता हमने इस क्यू के चारों ओर, तो आपको पता है कि इस थ्रेड पे अगर चारों तरफ से फोर्स लगे, अंदर से ऐसे इस तरह से फोर्स लगे, इस तरीके से फोर्स लगे, तो ये थ्रेड गोल गोल हो जाएगा ना, और उस थ्रेड में एक टेंशन से डेवलप हो जाएगा। अगर ज्यादा फोर्स लगेगा तो ये थ्रेड जो है ये टूट भी सकता है ना। ठीक वैसे ही जैसे आप बलून में मान लो हवा भर रहे हो, आप फूंक मार के उस बलून को फिल कर रहे हो, बलून को फुला रहे हो। अब आपने बलून के मटेरियल से ज्यादा उसके अंदर प्रेशर डेवलप कर दिया तो बलून फूट जाएगा। तो ठीक वैसे ही
ठीक है ना। अब यहां पर वो क्या हुआ है, खिंचा हुआ हो जाएगा ये रिंग, ये खिंचा हुआ हो जाएगा, जिस भी मटेरियल का बना हुआ है ये उस तरह से इस रिंग में खिंचाव आ जाएगा, उस खिंचाव को हम क्या नाम दे रहे हैं, टेंशन। ठीक है, तो ठीक है, अब हम क्या बात कर लेते हैं कि देखो ये रिंग अभी भी टूटी नहीं है, क्यों, क्योंकि हो सकता है इस रिंग पे फोर्स बैलेंस हो रहे हो। तो देखो कैसे फोर्स बैलेंस हो रहे होंगे, कि मान लो ये क्यू है, अगर मैं एक छोटा सा टुकड़ा लेती हूं और छोटे से टुकड़े का एनालिसिस करती हूं लाइक दिस, ठीक है, ऑल्दो मैंने बहुत बड़ा बना दिया बट ये है छोटा सा टुकड़ा, उसको अपन ने जूम करके देखा है। तो ये छोटा सा टुकड़ा इसके सेंटर पे डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, उस छोटे से पूछो कि इस क्यू की वजह से तेरे को क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो बोल रहा है कि मेरे पे पॉजिटिव चार्ज है, भले ही छोटा चार्ज है डी क्यू, लेकिन उस छोटे चार्ज पर भी मुझे इसकी वजह से रिपल्शन फील हो रहा है, रिपल्शन, दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये प्लस क्यू उस छोटे से टुकड़े पर इस तरफ एफ रिपल्सिव लगाएंगे। ठीक है, तो फिर बोल रहा है कि वो इधर क्यों नहीं भाग रहा, क्योंकि मेरे दोनों बगल एक रिंग है जो किसी मटेरियल से बनी हुई है और उसमें डेवलप हो गया टेंशन, वो टेंशन मुझे रोक कर रखा हुआ है। कैसे लग रहा होगा वो टेंशन, कुछ इस तरीके से, ऐसे टेंशन लग रहा होगा वो, है ना। टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग फोर्स एंड इट इज ऑलवेज अलोंग द रिंग या स्ट्रिंग, है ना, टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग फोर्स। तो ये राइट सेक्शन कैसे पुल करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, और लेफ्ट सेक्शन कैसे पुल करेगा, अपनी तरफ। अब मैं इस डायग्राम को बहुत ब्यूटीफुली बना रही हूं, देखना बहुत ध्यान से, ठीक है, ऐसे बना रही हूं मैं इस तरीके से। हाँ, ये वो अपना एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया अपना। ठीक है, इस एलिमेंट के इसका मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सा ले लिया, तो ये हो गया डी थीटा बाय 2 और ये हो गया डी थीटा बाय 2। ठीक है, और इस तरीके से अपने पे टेंशन लग रहा है, देखो ये टेढ़े हैं थोड़े से ना, तो इस तरीके से अपन बोल देंगे। तो हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे टेंशन लग रहा है और हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे यहां पर टेंशन लग रहा है, और ए फोर्स लग रहा है एफ रिपल्सिव विच विल बी के। इसका चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू, उस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज क्या होगा, डी क्यू डिवाइडेड बाय रिंग की रेडियस कितनी है, आर स्क्वायर। इस तरीके से अपन लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब इस टेंशन का ये वाले कंपोनेंट जो है, ये वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और टेंशन के जो ये वाला कंपोनेंट आएगा इस तरफ वो ऐड हो जाएंगे। तो उसके लिए अपन को ये एंगल फाइंड करना जरूरी है। अब ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। तो ये डी थीटा बाय 2 है, ठीक है, ये डी थीटा बाय 2 है, तो अपन देख लेते हैं कि ये वाला एंगल ऑल्टरनेट से डी थीटा बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपने जो है ये नॉर्मल है, देखो क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है ना, और ये उस पर टेंजेंट है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो बेसिकली ये आपका हो गया एंगल 90 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल हो गया ये हो गया 90 माइनस डी थीटा बाय 2। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे कि टी का ये वाला कंपोनेंट कितने आएंगे, टी कॉस 90 माइनस डी थीटा बाय 2। नहीं, ये वाला एंगल नहीं आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। ये डी थीटा बाय 2 है, तो ये डी थीटा बाय 2 है, सो दिस एंगल इज नॉट 90 डिग्री। अच्छा सॉरी, ये 90 डिग्री नहीं है ना, ये पूरा 90 था, ये पूरा 90 था, सो दिस इज 90 माइनस डी थीटा बाय 2। देखो बेटा, ये पूरा जो था ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री, ठीक है ना, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में। तो ये अगर डी थीटा बाय 2 है, सो दिस शुड बी 90 माइनस डी थीटा बाय 2, और फिर ये भी 90 है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, डी थीटा बाय 2। तो टी कॉस डी थीटा बाय 2। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहां पर भी डी थीटा बाय 2 बन जाएगा, एंड इट विल बी टी कॉस डी थीटा बाय 2। और टी के ये वाले कंपोनेंट्स जो हैं, कॉस वाले तो कैंसिल हो गए, एक दूसरे से कैंसिल हो गए, और साइन वाले एड अप हो जाएंगे, तो अंदर की तरफ जो आएगा वो आएगा 2t साइन डी थीटा बाय 2। ठीक है, और ये अंदर की तरफ जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है उस एलिमेंट पर, जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, दैट विल बी इक्वल्स टू एफ रिपल्सिव बाय दैट क्यू चार्ज। तभी तो वो पड़ा हुआ है ऐसे, क्या है ऐसे, है ना, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, नहीं तो ये फट जाता, रिंग टूट के बिखर जाती।
सो दैट शुड बैलेंस, अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स शुड बैलेंस बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स, ठीक है। सो दैट विल बी के क्यू डी क्यू। डी क्यू क्या होगा, तो अगर पूरे सरकमफेरेंस पे चार्ज क्यू है तो मतलब 2 पाई आर सरकमफेरेंस पे चार्ज क्यू है, तो यूनिट पे क्यू बाय 2 पाई आर, ठीक है। और उस आर डी थीटा एलिमेंट पर, उस आर डी थीटा एलिमेंट पर क्यू बाय 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। सो ये आर आर कैंसिल, सो इट विल बी क्यू डी थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो अपन इसको पुट कर देंगे यहां पर, इट इज क्यू डी थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। और के हो गया, क्यू हो गया, डी क्यू हो गया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये कहानी हो गई। अब यहां पर हमें एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन यूज करना है कि सिंस जब थीटा बहुत छोटा होता है, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आपको साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेना है, थीटा, ठीक है। साइन थीटा को क्या ले लेना है, थीटा। तो यहां पर मैं क्या कर सकती हूँ, साइन डी थीटा बाय 2 को 2t डी थीटा बाय 2 लिख देती हूँ इक्वल्स टू, अब देखो यहां पर क्या होगा, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो एज इट इज लिख दिया, और यहां पर दिख रहा है मुझे डी थीटा बाय 2 पाई, ठीक है। ये डी थीटा कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो टेंशन कितना आ गया मुझे, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है ना। चलिए अब उसी क्वेश्चन के मेथड नंबर 2 पे हम डिस्कशन करते हैं। तो देखो मेथड नंबर 2 क्या है वो भी देखो, है ना, और बहुत जगह एप्लीकेबल है। ऐसे कम से कम पूरे 11 12 मिला के कम से कम 5-6 बार सेम टाइप का क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर्स में पूछा जाता है, जहां टेंशन के अलग अलग रीजन होते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है। मैंने आधी रिंग ले ली, ठीक है। इस आधी रिंग पर जो राइट साइड वाली रिंग थी उसकी वजह से टेंशन लग रहा होगा कुछ इस डायरेक्शन में, है ना। टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स एंड अलोंग द रिंग। आप देखो इमेजिनरी एक रिंग थी ना, ऐसे इमेजिनरी राइट हैंड साइड पे रिंग है, तो वो इस लेफ्ट रिंग को अपनी तरफ खींच रही होगी, और अपनी तरफ खींच के उसने उसको पकड़ के रखा हुआ है। जैसे मान लो ये क्या क्यू चार्ज है, ये पॉजिटिव था, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज था, तो क्या हो रहा है कि ये दोनों सेम नेचर के हैं, तो ये पॉजिटिव क्यू को, ये पॉजिटिव क्यू जो है इस पॉजिटिवली चार्ज आधी रिंग को तो इस तरफ फेंकेगा। अगर ये उधर की तरफ रिंग नहीं होती ना, ये राइट हैंड साइड पर रिंग नहीं होती, तो ये प्लस क्यू तो इस राइट साइड वाली, इफ ये जो लेफ्ट साइड वाली जो रिंग है उसको तो ऐसे फेंकता, ये क्यू चार्ज है इसको तो ऐसे फेंकेगा ना उसको, रिंग को, तो उसको पकड़ के किसने रखा हुआ है, इस राइट हैंड साइड वाली रिंग ने। कैसे, टेंशन लगा के। टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, आप उसको इस तरफ मत लगा देना, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। तो जैसे मेरे को अगर लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स लगाना है, टेंशन का फोर्स लगाना है, तो मैं इसको खींचूंगी, मैं इसको धक्का नहीं दे सकती, मैं इसको खींचूंगी, तो टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, ठीक है। और इस फोर्स ने क्या बैलेंस कर रखा है, इस क्यू के द्वारा लगाए गए इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, जो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अच्छा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैग्नीट्यूड होना चाहिए के, इस रिंग पे चार्ज कितना है, Q बाय 2 होगा, अगर पूरी रिंग पे Q था तो इस रिंग पे Q बाय 2 होगा, फिर इसका खुद का चार्ज Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ऐसे लिखोगे आप Fe को। गलत, सरासर गलत। इसीलिए बच्चों क्यों गलत है ये समझो, कि इस प्लस Q का इस एलिमेंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड या ऐसे बोलो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, लेकिन इस प्लस Q का इस पॉइंट पे जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में आएगा। भले ही दूरियां सेम है, दूरियां भले ही हर एलिमेंट की सेम है, लेकिन इस प्लस Q का इस प्लस Q पे फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, इस प्लस Q की इस पे इस तरफ आएगी, तो हर फोर्स की डायरेक्शन, हर छोटे छोटे डीएफ की डायरेक्शन अलग अलग आएगी। तो आप इस तरीके से लिख ही नहीं सकते कि आपने K ले लिया, फिर इस रिंग पे आधा चार्ज लिख लिया, फिर इसका चार्ज लिख लिया, फिर डिवाइडेड बाय दूरी का स्क्वायर कर दिया। गलत है तरीका, ठीक है ना। आप देखो कि एलिमेंट जो है वो पॉइंट चार्ज थोड़ी ना था जो आपने पॉइंट चार्ज की तरह लिख दिया इसको। तो इसको कैसे डील करना है, तो इसके लिए हमने स्पेशल चीज सीखी हुई है कि मुझे पता है न्यूटन थर्ड लॉ से कि जो फोर्स प्लस क्यू इस रिंग पे लगा रहा होगा वही फोर्स ये रिंग इस प्लस क्यू पे लगा रही होगी। सुनना, न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन थर्ड लॉ उसका यूज कर रहे हैं हम, कि जो फोर्स ये प्लस क्यू इस रिंग पे लगा रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, वही सेम फोर्स ये रिंग इस प्लस क्यू पे राइट हैंड साइड पे लगा रही होगी। मतलब ये रिंग है और इस प्लस क्यू पे भी सेम
F इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा होगा। और इसका मैग्नीट्यूड मैं आराम से लिख सकती हूं कैसे, कि इट विल बी Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट रिंग एट द सेंटर। और इस प्लस पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मैं सीख चुकी हूं। क्या आता है, KQX डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, सॉरी रिंग आधे रिंग की वजह से आता है 2K लैम्डा बाय R। याद करो, इस चार्ज, इस सेमी रिंग की वजह से उसके सेंटर पे क्या आता था, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था, 2K लैम्डा बाय R। ठीक है, तो उसको स्मॉल q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, फोर्स। तो वही फोर्स ये इस पे लगा रही होगी। मतलब यहां पर ये जो मैग्नीट्यूड लिखा है हमने, ये गलत लिखा है। यहां पर क्या आ जाएगा, Q 2K लैम्डा बाय R। याद करो, हमने पिछले लेक्चर में सीखा ये चीज। अब मुझे पता है कि अगर मेरे को इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक या ऐसे बोलो कि इसका इक्विलिब्रियम चेक करना है, तो इस पे सारे फोर्स बैलेंस होने चाहिए। मतलब राइट हैंड साइड का फोर्स लेफ्ट हैंड साइड को बैलेंस करना चाहिए। तो 2T शुड बी इक्वल्स टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो 2T इक्वल्स टू 2KQ लैम्डा डिवाइडेड बाय R। ठीक है, लैम्डा क्या होगा, तो लैम्डा होता है, अगर पूरी रिंग पे हमने चार्ज माना हुआ है Q, तो Q को डिवाइड कर दूंगी मैं 2πr से, मतलब उसकी लेंथ से, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ निकल जाएगा। तो मैं यहां पर Q डिवाइडेड बाय 2πr भी लिख सकती हूं डिवाइडेड बाय R। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 2 कैंसिल, तो टेंशन कितना आ जाएगा, KQQ डिवाइडेड बाय 2πr स्क्वायर। देखो सेम आंसर आ गया ना। तो ये भी एक तरीका हो गया इसको डील करने का। ठीक है, ठीक सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन को भी हम उस तरीके से डील कर सकते थे। अब नेक्स्ट आता है इसका एक और शॉर्ट ट्रिक, कि जब जब आपसे टेंशन इन द रिंग पूछ ले, तो आपको क्या करना है, आपको उस रिंग को, देखते हैं इधर मेथड नंबर 3, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है और हर जगह लग जाता है ये। देखो मेथड नंबर 3, ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, आपको उस रिंग को पॉइंट चार्ज मानकर, उस रिंग को पॉइंट चार्ज मानकर उस Q और उस रिंग के बीच में फोर्स लिख लेना है। तो क्या होगा, दैट फोर्स विल बी KQQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, क्योंकि रिंग के हर एलिमेंट की दूरी कितनी थी, R थी। ठीक है, तो R स्क्वायर, और फिर इसको डिवाइड कर दो किससे, 2π से। ये सेम चीज उस वक्त भी लागू है जब आपको सर्कुलर मोशन में बोला गया था कि फाइंड टेंशन इन द रिंग। ठीक है, व्हेन द रिंग हैविंग मास m, radius r is rotating with omega. Let's say it is rotating anti-clockwise with omega. आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो उस केस में क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण रिंग में टेंशन डेवलप हो जाएगा। तो आपको फिर से क्या कर लेना है, फिर से टेंशन अगर लिखनी है तो आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो कितना होता है, mr ओमेगा स्क्वायर या m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, और फिर उसको डिवाइड कर दो किससे, 2π से। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गया इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, ठीक वैसे ही। और सेम अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड में पूछ ले, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो वहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है BIL। तो उसको डिवाइड कर दो 2π से, तो मैग्नेटिक फील्ड वाले क्वेश्चन में भी आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप टेंशन इन द रिंग वाले क्वेश्चन को बाय 2π, फोर्स डिवाइडेड बाय 2π करके भी आंसर निकाल के आ सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। चलिए